So in the today's lecture we are going to learn the arrow function in a JavaScript. Okay, so I think previously we have also learned the arrow function, but here we are learn in a deep way. Okay, so based on the arrow function, the lot of question in an interview they may going to ask you, and you need to answer the you need to answer the proper way of that question. ठीक है, so right now here अभी हम देखेंगे एरो फंक्शन के बारे में. इट इज़ ES6 फीचर है एरो फंक्शन. एरो फंक्शन के अंदर बहुत सारे मिथ्स है, बहुत सारे फैक्ट्स है जो आपको पता नहीं होते, और इंटरव्यू उसी का फ़ायदा लेके आपको ट्रैक करता है इंटरव्यूअर. ओके, तो कोई बात नहीं, ये वीडियो देखने के बाद आप डेफिनेटली सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कर पाओगे. सो चलो अभी देखते हैं. सबसे पहले यहाँ पे सिंटैक्स मैंने बोला है, उससे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ एरो फंक्शन. What is arrow function? ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है आपको, कोई भी चीज़ जब पढ़ते हो तो सबसे पहले व्हाट इज़ पढ़ना है. क्यों? क्योंकि व्हाट इज़ ही होता है जो आपको आइडिया क्लियर कर देता है, और आइडिया इज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट्स. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है सो देन बाकी की चीज़ें वेयर इट इज़, हाउ इट इज़, व्हेन इट इज़, व्हाई इट इज़ चलता रहता है. अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो कभी कभी क्या होता है कि इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज़, और हम देते हैं वेयर इट इज़, हाउ इट इज़, इस तरीके के आंसर. बट दिस आर द रॉन्ग वे. अगर आपको व्हाट इज़ पूछा जाता है तो यू हैव टू टेल देम द एक्चुअल कॉन्सेप्ट्स, कि व्हाट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट. सो दीज आर द एक्सपेक्टेड थिंग्स फ्रॉम द इंटरव्यू. ओके, सो ये चीज़, ये गलती मत करना. इसलिए हम व्हाट इज़ पे काम करेंगे. पहले व्हाट इज़ के मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम पूरा क्लियर करेंगे. सो राइट नाउ हियर एरो फंक्शन. एरो फंक्शन का मतलब क्या होता है कि यू कैन डिफाइन एरो फंक्शन इन अ वेरियस वे. यू कैन डिफाइन एरो फंक्शन इन अ वेरियस वे. ठीक है, सो एरो फंक्शन क्या है? तो सबसे पहले है इट इज एनोनिमस फंक्शन. एनोनिमस फंक्शन. अभी एनोनिमस फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी फंक्शन हु डोंट हैव द नेम, दैट इज कॉल्ड एज एनोनिमस. ओके, सो जो भी चीज़ एनोनिमस होती है मतलब उसको नेम नहीं होता है. ठीक है, जैसे कि मान लो कोई क्लास होता है एनोनिमस, उसको हम एनोनिमस क्लास बोलते हैं, मतलब क्लास को कोई नेम नहीं होता है. अगर आप एक चीज़ ध्यान में रखना है, जब भी कभी कॉन्सेप्ट आता है एनोनिमस का तो इट मीन्स व्हाट, देयर इज अ नो नेम. ओके, सो एरो फंक्शन इज एनोनिमस फंक्शन, मतलब उसको कोई नेम नहीं होता है. ठीक है, सेकंड है यू कैन यूज एरो फंक्शन कैन यूज एज ए वैल्यू और एक्सप्रेशन. एरो फंक्शन कैन बी यूज एज ए एक्सप्रेशन. ठीक है, सो हम एरो फंक्शन का यूज एज एक्सप्रेशन की तरह उसको कर सकते हैं. ओके, मतलब कि हम एरो फंक्शन को एज ए वैल्यू की तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे नॉर्मली हम उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, किसी फंक्शन को एज आर्गूमेंट पास कर सकते हैं, या फिर किसी फंक्शन से उसको रिटर्न कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ एक्सप्रेशन. ठीक है, तो बात आती है जहाँ पर भी एक्सप्रेशन की, तो इट मीन्स व्हाट, एक्सप्रेशन जब आता है तो इट इवेल्युएट करने के बाद सिंगल वैल्यू जनरेट करता है. तो जैसे भी हम एरो फंक्शन लिखते हैं तो उसकी एक वैल्यू जनरेट होती है, और यू कैन यूज दैट वैल्यू टू परफॉर्म ऑपरेशन लाइक स्टोरेज ऑपरेशन. ओके, तो इस तरीके से आप एरो फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद अगर बात आती है एरो फंक्शन की यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इट इज ES6 फीचर. तो ES6 का एक फीचर है एरो फंक्शन. ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरो फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो. ठीक है, अब चलो बात आती है उसकी अलग अलग चीज़ों की. तो सबसे पहले हम देखेंगे उसका सिंटैक्स. अब एरो फंक्शन जो होता है, ये उसका जो सिंटैक्स है ये दो तरीके से होता है. एक होता है इनलाइन एरो फंक्शन, दूसरा होता है ब्लॉक एरो फंक्शन. ओके, अब सबसे पहले इसका सिंटैक्स की बात करेंगे. तो एरो फंक्शन कंसिस्ट ऑफ पैरेंथेसिस एंड एरो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एरो फंक्शन. ओके, तो ये जो सिंटैक्स है दिस इज कॉल्ड एज इनलाइन एरो फंक्शन. इनलाइन एरो फंक्शन, इसी को कहा जाता है इनलाइन एरो फंक्शन. ठीक है, अब यहाँ पे चलो हम प्रैक्टिकली देखेंगे ये किस तरीके से चीज़ें वर्क होती है, और इसकी सारी चीज़ें हम देखेंगे
ताकि आपको कोई दिक्कत ना आ सके। ठीक है, तो सब ओपन करते हैं। हमारा पहला कोड फोल्डर ओपन करता हूँ मैं कोड के अंदर। ओके, सो यहाँ पे हम फ्रेश फाइल बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे एरो डॉट फंक्शन डॉट जेएस ये फाइल बनाइए। अब इसको रन करने के लिए इसको अटैच करेंगे हम HTML के अंदर, करंट डायरेक्टरी और एरो फंक्शन डॉट जेएस। सो दैट्स इट। अब इसको रन करना है, रन करेंगे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र क्रोम के अंदर, और हमारा क्रोम स्टार्ट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है। ठीक है, सो अभी हमें इसका कंसोल ओपन करके छोड़ना है, ताकि हम सारी चीज़ें कंसोल पे करना चाहेंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो ये फाइल हमारी रन हो चुकी है पहली इस तरीके से। तो यहाँ पे ये एरो फंक्शन हमने अटैच किया है, हमें इसको नहीं करना है एरो फंक्शन, ये हमारी ये न्यू फाइल है जेएस फाइल। ओके, तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो कंसोल इज़ अ ब्लैंक। सो राइट नाउ अभी इतना होने के बाद इसको क्लोज कर देना HTML को। अभी आपका HTML का काम खत्म हो गया। ठीक है, अब एरो फंक्शन के अंदर बात करते हैं उसकी सिंटैक्स की। तो उसके अंदर पैरेंथेसिस एक आता है सिंटैक्स के अंदर, और यहाँ पे ये एरो आता है। ठीक है, तो दीज आर द सिंटैक्स। सिंटैक्स के अंदर दो चीज़ें आती है, पैरेंथेसिस और एरो। ठीक है, तो ये अलग अलग सिनारियो में इसका किस तरीके से यूज़ होता है अभी हम देखेंगे। सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे सबसे पहले इनलाइन एरो फंक्शन। इनलाइन एरो फंक्शन, ठीक है, एरो फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट। मैक्सिमम एरो फंक्शन के ऊपर मतलब एरो फंक्शन का हेवीली यूज़ किया जाता है। सेकंड है कि वो कब यूज़ करना है कब नहीं करना है, ये भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इंट्रो में आपको इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनलाइन एरो फंक्शन है। तो इनलाइन एरो फंक्शन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब हम देखेंगे नंबर 1। ओके, सो नंबर 1 इसका मतलब है इट डिफाइन इन अ सिंगल लाइन। सिंगल लाइन, ठीक है, तो ये फंक्शन एक लाइन के अंदर ही डिफाइन होता है। दूसरी बात यह है इट रिटर्न वैल्यू इम्प्लिसिटली। तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली कोई एक्सप्रेशन आप लिखते हो तो ये ऑटोमेटिकली उसको रिटर्न करता है, आपको रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। त्याच्यानंतर इट डज नॉट हैव बॉडी, उसको कोई बॉडी नहीं रहती है, या फिर बॉडी और उसको कोई ब्लॉक नहीं होता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो भी फंक्शन होता है उसी को, इस टाइप का एरो फंक्शन होता है उसी को इनलाइन एरो फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो इनलाइन एरो फंक्शन के अंदर ये तीन चीज़ें होती है। ओके, एंड हियर सो अभी राइट नाउ अभी हम इसको देखेंगे किस तरीके से। तो इसको डिफाइन करना है। सो जैसे कि हम एरो सिंपल एरो फंक्शन बनाएंगे, आपको यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज़ करना है, एरो यूज़ करना है, और इसके अंदर मैं लिखूंगा एक स्टेटमेंट कंसोल डॉट लॉग, क्योंकि इसके अंदर एक ही स्टेटमेंट होता है। ओके, सिंगल लाइन। ओके, तो ये होता है इनलाइन एरो फंक्शन। मतलब ये क्या हो गया आपका इनलाइन एरो फंक्शन हो गया। मतलब ये पैरेंथेसिस एरो ये फंक्शन है और इसको कोई बॉडी नहीं है, ब्लॉक नहीं है, इसके अंदर सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो। अब ये एरो जो फंक्शन है यहाँ पे एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये जो एरो फंक्शन है इसको आपको किसी न किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, तभी आप इसका यूज़ कर पाओगे। ओके, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ फंक्शन कहा जाता है। इट इज़ एक्सप्रेशन, मतलब ये एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसको हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे मैं कॉन्स्टेंट यहाँ पे मैसेज नाम का वेरिएबल बनाऊंगा और इक्वल टू एरो, तो यहाँ पे ये वेरिएबल बन चुका है हमारा, और यहाँ पे ये एरो फंक्शन हमने बनाया है। ये एरो फंक्शन है, उसका ये कोड है उसका, और ये सिंगल लाइन एरो फंक्शन है, और इसको हमने स्टोर किया है मैसेज नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अभी इस फंक्शन को मुझे कॉल करना है, तो इसको नेम नहीं है, लेकिन इसको हमने जिस वेरिएबल में रखा है यही इसका नेम होता है, जैसे मैसेज। अब मुझे इसको कॉल करना है तो ये मैसेज का इस्तेमाल करके मुझे कॉल करना पड़ेगा। तो मैसेज और ब्रैकेट सेमीकोलन। अब ब्रैकेट के अंदर कोई आर्गूमेंट नहीं पास कर रहे हम, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है। ठीक है, तो दिस इज़ अ मैसेज। लेकिन जावास्क्रिप्ट एक बहुत गंदी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर हम इसके अंदर आर्गूमेंट भी देते हैं फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की ये बहुत ही ब्यूटीफुलनेस है जावास्क्रिप्ट का, जो हमें चकमा देने के लिए ऑलवेज रेडी होता है। ठीक है, तो इसके ट्रैप में बहुत जगह फंसते जाते हैं, क्योंकि इसका नेचर बहुत डायनामिक है।
अगर आप इसको इस तरीके से पैरामीटर भी आर्गुमेंट भी पास करोगे और पैरामीटर डिक्लेयर नहीं करोगे तो भी ये कोई कंप्लेंट नहीं करेगा, बोलेगा जा मुन्ना जा यहाँ पे। तो ये मैं इसको रिफ्रेश करना चाहूँगा, तो यहाँ पे अभी मैंने इसको कॉल किया है console.log, यहाँ पे ये रन नहीं हुआ है। फाइल मुझे चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे अटैच हुआ है या नहीं सही से। तो इंडेक्स में यहाँ पे arrow.function.js फाइल है, टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट है। ओके, सो दीज आर द फंक्शन फाइल। एरो फंक्शन कहाँ पर, arrow.function.js फाइल। तो ये फाइल है हमारी, इसके अंदर सॉरी यहाँ कंसोल के अंदर कुछ लिखा ही नहीं हमने, तो आउटपुट कैसे आएगा, ठीक है, ब्लैंक आ रहा है। तो कंसोल के अंदर हम लिखेंगे वेलकम इन अ कोड लाइन्स। ये मैसेज हमने दिया है कंसोल पे। जैसे ही मैं इसको कॉल करूंगा एरो फंक्शन को, सो इट विल गिव द आउटपुट वेलकम इन अ कोड लाइन्स, ठीक है। तो वन थिंग शुड बी नोट हियर, यहाँ पे पैरामीटर कुछ भी नहीं यहाँ पे, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 आर्गुमेंट पास किए, बट स्टिल इट एक्सेप्ट। ओके, तो ये जावास्क्रिप्ट का बहुत ही फंसाऊ काम है जो हमें फंसाता है, लेकिन आपको इससे सतर्क रहना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कॉल करेंगे और रन करने के बाद देखो आउटपुट इज हियर। सो दिस इज कॉल्ड एज एरो फंक्शन, और इसी को कहा जाता है इट इज ए इनलाइन एरो फंक्शन। ओके, मतलब वी कैन डिफाइन एरो फंक्शन इन अ लाइन, एक लाइन के अंदर डिफाइन कर सकते हो। और हियर दिस फंक्शन इज इम्प्लिसिटली रिटर्न द वैल्यू ऑफ दैट एक्सप्रेशन। मतलब ये फंक्शन क्या करेगा, console.log मैंने लिखा है, लेकिन इम्प्लिसिटली यहाँ पे वो रिटर्न लगाएगा। क्या लगाएगा, रिटर्न लगाएगा इम्प्लिसिटली, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से लगा। लेकिन हम एरो फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट लिख ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे और एक पॉइंट आप लिखेंगे, यहाँ पे कांट यूज रिटर्न स्टेटमेंट इन एरो फंक्शन। ओके, तो एरो फंक्शन के अंदर हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मान लो कि ये इम्प्लिसिटली रिटर्न करेगा क्या, जैसे ही console.log कॉल होता है तो console.log क्या रिटर्न करता है, वाइड रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये इसकी ये इम्प्लिसिटली ये फंक्शन कॉल करने के बाद इस तरीके से बनाएगा रिटर्न वाइड, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन ये हमें दिखेगा नहीं, ये जादू मंत्र है बिहाइंड द सीन, ये जावास्क्रिप्ट खुद इसको इस तरीके से इवेल्युएट करता है। ओके, सो दिस इज अ सिंपल एरो फंक्शन। एरो फंक्शन आपने यहाँ पे बनाया है और उसके अंदर एक सिंगल स्टेटमेंट आपने लिखा है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज एरो फंक्शन। सो नाउ अभी हम देखेंगे पैरामीटराइजर्स इनलाइन एरो फंक्शन। पैरामीटराइज इनलाइन एरो फंक्शन। अब यहाँ पे हमने एरो फंक्शन तो लिया है, लेकिन उसके अंदर कुछ पैरामीटर नहीं लिए थे। अब हम पैरामीटर लेंगे एरो फंक्शन के अंदर। मान लो मुझे एक 2 नंबर का एडिशन का एरो फंक्शन लिखना है, तो यहाँ पे एरो पैरामीटर लिखना है num1, दूसरा पैरामीटर है num2। ओके, अब आगे एरो लगाना है और ये क्या करेगा, num1 प्लस num2 का एडिशन करेगा, ठीक है, सेमीकोलन। अब ये हमारा एरो फंक्शन बन चुका है। अब ये एरो फंक्शन जो ये है इन लाइन, क्योंकि ये सिंगल लाइन में हमने इसको डिफाइन किया है और इसको कोई बॉडी नहीं है। अब इसको आपको स्टोर करना है किसी वेरिएबल के अंदर, तो मैं कांस्टेंट एडिशन नाम का वेरिएबल बनाऊंगा और उसके अंदर इस फंक्शन को स्टोर करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे num1 प्लस num2 कर दिया, तो ये इंटरनली क्या करेगा, रिटर्न num1 प्लस num2। मतलब इंटरनली इस तरीके से करेगा, मतलब जो भी आप यहाँ पे लिखते हो ये ऑटोमेटिकली रिटर्न करता है, ठीक है। लेकिन रिटर्न इस तरीके से लिख नहीं सकते हम, वो इम्प्लिसिटली होता है, ठीक है। तो आपको अगर रिटर्न करना है वैल्यू तो डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिखो, वो ऑटोमेटिकली रिटर्न करेगा। ये हो गया हमारा फंक्शन। अब इसको कॉल करना है तो आपको एडिशन का यूज़ करना पड़ेगा नाम का। तो मैं यहाँ पे कॉल करूँगा फंक्शन एडिशन और उसको 2 वैल्यू पास करूँगा 10, 20। अब यहाँ पे ये 2 वैल्यूज फंक्शन को पास किया है मैंने, 10 चला जाएगा num1 के अंदर, 20 चला जाएगा num2 के अंदर, और num1 प्लस num2 मतलब 10 प्लस 20 30, और यहाँ पे इसका आंसर आएगा 30, और ये ऑटोमेटिकली 30 को क्या करेगा, रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये इनलाइन फंक्शन की खासियत है, ये ऑटोमेटिकली एक्सप्रेशन की वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क होता है।
सो राइट नाउ अभी ये रिटर्न करते हैं, मतलब हमें इसका कुछ रिजल्ट यहाँ लेना है, तो जैसे कांस्टेंट रिजल्ट वेरिएबल लेंगे और उसके अंदर जो रिटर्न हुआ है, ये रिटर्न हुआ है, इसकी जगह पे ये आएगा और ये रिजल्ट के अंदर हम उसको रखेंगे। ठीक है, अब रिजल्ट आ चुका है, अब console.log के अंदर हम इसको प्रिंट करेंगे, इट्स अ रिजल्ट, दैट्स इट। ये हो गया आपका एरो फंक्शन का सिंपल कोड। ठीक है, तो चलो अब इसको रन करेंगे, तो यहाँ पे आ गया हमारा 30 आउटपुट। ठीक है, जो हमने पास किया था। तो आप इसको दूसरा पास करके देखेंगे नंबर 40, तो आउटपुट शुड बी 60। सो दीज आर द 60 आउटपुट। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप एरो फंक्शन बना सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज अ पैरामीटराइज एरो फंक्शन। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप बना सकते हो। ओके, नाउ थर्ड थिंग है अपन eliminate parenthesis in arrow function। तो अब एरो फंक्शन के अंदर पैरेंथेसिस ये लिखने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, लेकिन ये कब आप इलिमिनेट पैरेंथेसिस कर सकते हो, इज इफ देयर एट लीस्ट या फिर इफ देयर ओनली वन आर्गुमेंट इज अवेलेबल सॉरी, वन पैरामीटर है यहाँ पे, वन पैरामीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप पैरेंथेसिस को इलिमिनेट कर सकते हो सिंटैक्स में अगर उस एरो फंक्शन के पास सिर्फ एक पैरामीटर है। एक से ज़्यादा है तो आप नहीं इलिमिनेट कर सकते, या फिर एक भी नहीं है तो फिर भी नहीं इलिमिनेट कर सकते हो। लेट टेक एन एग्जांपल, जैसे मेरा ये एरो फंक्शन है जिसके अंदर मैं एक नम लेना चाहूँगा, वेरिएबल नम, और उसको एक नंबर पास करेंगे और इसका स्क्वायर रिटर्न करेगा। ठीक है, सो स्क्वायर नम इंटू नम। ओके, तो ये मेरा एरो फंक्शन हो गया। अभी मुझे इसको स्टोर करना पड़ेगा, अदरवाइज एरर आएगा। कांस्टेंट स्क्वायर वेरिएबल, उसके अंदर मैंने फंक्शन रखा है। अब यहाँ पे ये की पैरामीटर है तो मैं ये पैरेंथेसिस भी हटा सकता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस तरीके से एरो फंक्शन को लिख सकते हो, लेकिन उसका क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे एटलीस्ट एक ही पैरामीटर होना चाहिए। अगर यहाँ पे मोर देन वन है इस तरीके से नम एंड नम टू, तो इट विल गिव द एरर। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, फिर पैरेंथेसिस ही चाहिए यहाँ पे। ठीक है, या फिर इसके अंदर एक भी पैरामीटर नहीं है तो आप इसको हटा भी नहीं सकते। तो इसका एक रूल ध्यान में रखना है, कभी आपको कोड इस तरीके से दिखता है तो इसका मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। एक पैरामीटर है एरो फंक्शन के अंदर और वो इस टाइप का एक्सप्रेशन की वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये सिंटैक्स ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है उनको इस तरीके के सिंटैक्स समझ भी नहीं आते हैं और इनको लगता है कि ये क्या क्या भला है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको उस चीज़ कंसेप्चुअली और डीपली बेहतर तरीके से पढ़नी होगी। ठीक है, तो एवरीथिंग विल बी फन एंड एन्जॉय। सो राइट नाउ अभी ये हो गया हमारा एरो फंक्शन। अभी हम इसको कॉल करना है, तो एज यूजुअल जैसे हम कॉल करते हैं फंक्शन को, स्क्वायर फंक्शन को हम कॉल करेंगे। हमें स्क्वायर चाहिए 10 का, तो 10 पास करेंगे और इसका रिजल्ट हम ले लेंगे एक वेरिएबल के अंदर जो रिटर्न करेगा रिजल्ट इस तरीके से। ओके, और जैसे भी हम इसको कॉल करेंगे console.log रिजल्ट इस तरीके से। ठीक है, अब इस तरीके से जैसे हम इसको कॉल करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा हमारा 100। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये एरे फंक्शन को लिख सकते हो। ओके, सो नाउ वंस अगेन और एक चीज़ मैं लेना चाहूँगा इसके अंदर, क्योंकि आप कोड जब देखते हो, देखो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे भी आप कंपनी में जाते हो, कौन से भी कंपनी में, तो ज़रूरी नहीं कि आपको फ्रेश प्रोजेक्ट ही दिया जाए डेवलपमेंट का। माइट भी पॉसिबिलिटी होती है कि कोई ऑलरेडी प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है उसके ऊपर काम करना है, या फिर कोई सपोर्ट का प्रोजेक्ट होता है उसके ऊपर आपको सपोर्ट की जॉब करनी है। बिकॉज जॉब इज द मीनिंग ऑफ द टू स्पेंड 8 hours and instead in that they give you the money। ओके, तो आपका काम है 8 आवर स्पेंड करना और उसके बदले वो आपको पैसा देंगे। ज़रूरी नहीं कि कंपनी में कोडिंग ही करना है, वो आपको कुछ भी काम दे सकते हैं, क्योंकि आप उसको ना नहीं कह सकते। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि कोई सपोर्ट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो कंपनी में क्या होता है कि आपको काम करना होता है बहुत सारे लोगों के साथ, कोलैबोरेशन में काम करना होता है। ठीक है,
तो कोलैबोरेशन में अगर आप काम करते हो तो टीम वर्क में, तो आपको सबकी काम करने का तरीका अलग अलग होता है। हर एक आदमी अपने अपने हिसाब से काम करता है, हर एक का नॉलेज लेवल अलग अलग होता है, हर एक का कोडिंग स्टैंडर्ड, कोडिंग लिखने का तरीका अलग अलग होता है, हर एक का कॉन्सेप्ट यूज़ करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके जो होते हैं, तो मान लो कि कोई डेवलपर ने जो कोड किया है और आपको उसके अंदर कुछ चेंज करना है, तो वो बंदे ने किस तरीके का कोड किया है आपको समझ में नहीं आता हो। क्यों? क्योंकि उसने तो लैंग्वेज के बाहर तो नहीं कोड किया है, बट ही हैज़ यूज सम लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स टू कंप्लीट द टास्क। बट प्रॉब्लम ये होती है कि हम कुछ लिमिटेड पढ़ के जाते हैं, तो हमें वो चीज़ समझ में नहीं आती है। उस टाइम आता है डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, और बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं, यार ये जॉब मैं नहीं करना चाहता, समझ में नहीं आ रहा है। सो ये क्यों हो रहा है? द रूट इज़ व्हाट कि यू डोंट नो द ऑल कोर फीचर ऑफ दैट लैंग्वेज। तो आपको सबसे पहले लैंग्वेज के सारे फीचर्स पढ़ना ज़रूरी होते हैं। ठीक है, और रही बात मैं फ्रेशर हूँ तो मुझे इतना ही पढ़ना है, देखो सॉफ्टवेयर सोल्यूशन डोंट नो वेदर यू आर अ फ्रेशर और एक्सपीरियंस, दे ओनली नो द solutions of the problem. Okay, so you have to find out the solution and convert it into the application, तभी आपको पैसा मिलेगा, अदरवाइज कोई आपको पूछेगा नहीं। ठीक है, सो दिस माइंडसेट दिमाग से निकालो कि मैं फ्रेशर हूँ इसलिए मुझे इतना ही पढ़ना है, नॉट लाइक दैट। सॉफ्टवेयर को फ्रेशर और एक्सपीरियंस की कोई लेना देना नहीं, उसको सिर्फ इतना पता है कि ये काम है, ये काम होना चाहिए, आप करो, चाहे कंपनी बड़ी हो एमएनसी या फिर छोटी हो। कंपनी डोंट डिफाइन द your superiority is defined what level of task you can solve. So this thing you have to keep remember, that's why you need to learn all the features of the languages. सिर्फ इंटरव्यू क्रैक करने के हिसाब से भी मत पढ़ो, आप स्किल और लैंग्वेज अच्छी तरीके से पढ़ना ये करो, आपकी सब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो दैट्स वाई यू नीड टू लर्न ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द features, different way, in which how many different is there to implement the same concept. These things are very important. ठीक है, so that's why I am taking this kind of syntaxes and every points I have been covering in this videos. Okay, तो अभी हम देखेंगे मूविंग नेक्स्ट। तो अभी और एक हम कंसेप्ट देखेंगे, सेल्फ कॉलिंग इनलाइन एरो फंक्शन। इनलाइन एरो फंक्शन, सो नॉर्मली जब भी हम एरो फंक्शन हमने लिखा है, मान लो ये हमारा एरो फंक्शन है, ठीक है, तो इस एरो फंक्शन को हमने लिखा है, तो इसको किसी न किसी वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं, तभी हम इसको कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। लेकिन जावास्क्रिप्ट ऐसा भी एक फीचर प्रोवाइड करता है कि यू डोंट नीड टू स्टोर ए वेरिएबल इन सम अदर, डोंट नीड टू स्टोर अ फंक्शन इन अदर वेरिएबल, फंक्शन कैन कॉल हिमसेल्फ, दैट इज कॉल्ड एज अ सेल्फ कॉलिंग फंक्शन। तो एरो फंक्शन खुद को ही कॉल करेगा। तो इसको कॉल करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको ब्रैकेट में रखना है, पैरेंथेसिस में, और फिर इसको इस तरीके से कॉल करना है। ठीक है, तो ये आपका एरो फंक्शन पैरेंथेसिस में आ गया है, मतलब ये स्टोर हो चुका है कहीं समवेयर, एंड उसको इस तरीके से हम कॉल करेंगे। ठीक है, तो चलो अब इसको रन करने के बाद इसका रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, तो इसका रिजल्ट हमें लाना है, तो हम इस चेक करने के लिए इसके अंदर console.log लिखेंगे, console.log, और यहाँ पे आई एम सेल्फ कॉलिंग एरो फंक्शन, आई एम सेल्फ कॉलिंग एरो फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीका मैंने इसके अंदर मैसेज दिया है और इसको सेल्फ कॉल किया है। अभी पैरामीटर यहाँ पे नाम पे लिखा है, हमने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया है। ठीक है, कर भी सकते या फिर नहीं भी कर सकते, इट विल नॉट गिव एनी काइंड ऑफ एरर। सो चलो अब इसको रन करेंगे, और यहाँ पे आ गया है और टाइप एरर 1 इट डिफाइन इन अ सिंगल लाइन, इट रिटर्न अ वैल्यू इम्प्लिसिटली, डज नॉट बॉडी और ब्लॉक, कैन यूज रिटर्न स्टेटमेंट एरो फंक्शन इन अ फंक्शन। ठीक है, तो अभी यहाँ पे तो यहाँ पे ये एरो फंक्शन इज it does not have a body or a block, error it defined in a single line, return statement arrow function is not a, can't use return statement in arrow function is not a function। अब यहाँ पे किधर कुछ लिखा है, हमने नहीं लिखा है यहाँ पे, num arrow function is there। अगर मैं इसको पैरामीटर को हटाऊंगा, ये एरो फंक्शन है हमारा, और these are the arrow function expression।
Okay, so this is not allowing to self call the arrow function. तो आई थिंक मुझे ये कॉन्सेप्ट को बॉडी के अंदर यूज करना पड़ेगा, ठीक है. तो जस्ट आई एम गोइंग टू चेक हियर. So body, and then it is also not allow in a single line. यहाँ पर ये जो आप इस तरीके से इसको कॉल भी कर सकते हो, तो आप कॉल करके देखो आपके इसमें वर्क होता है या नहीं होता है, क्योंकि इट इज़ अ वर्किंग, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो में दिखाया है कि ये वर्क हो रहा है. पिछली बार टाइम जब प्रैक्टिकल लिया था हमने, तो उसके अंदर ये हमने करके दिखाया था. ओके, तो राइट नाउ ये हो गया सेल्फ कॉलिंग का मतलब. कुछ नहीं, हम एरो फंक्शन को सेल्फ कॉल कर सकते हैं, मतलब उसको हम किसी पैरेंथेसिस के अंदर रख के फिर उसको ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है. सो राइट नाउ हियर अभी हमने देखा था कि एरो फंक्शन के बारे में ये सारी चीज़ें देखी थी. तो ये था इनलाइन एरो फंक्शन. अब हम देखेंगे ब्लॉक लेवल एरो फंक्शन, ठीक है. अब ब्लॉक लेवल एरो फंक्शन क्या होता है ये देखेंगे. तो इट इज़ अ ब्लॉक लेवल एरो फंक्शन. ब्लॉक लेवल एरो फंक्शन, ठीक है. अब ब्लॉक लेवल एरो फंक्शन का मतलब क्या होता है. ब्लॉक लेवल मतलब इस ब्लॉक एरो फंक्शन मतलब एरो फंक्शन को बॉडी होती है, ठीक है. तो सिंपली यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है. एरो फंक्शन हैज अ बॉडी, उसको बॉडी होती है, मतलब उसको ब्लॉक होता है जिसके अंदर आप कोड लिख सकते हो. ओके, यू कैन राइट मल्टीपल स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन. इसके अंदर आप बॉडी होने की वजह से आप बहुत सारे स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है. उसके बाद है इट डज नॉट रिटर्न इम्प्लिसिटली. ये खुद कुछ रिटर्न नहीं करेगा ऑटोमेटिकली. आपको रिटर्न करना है तो आपको रिटर्न स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसके अंदर, तभी आप रिटर्न कर सकते हो, ठीक है. सो रेस्ट ऑफ द थिंग इज सेम. जैसे कि पैरेंथेसिस हटा सकते हो, बोथ आर द सेम, जस्ट दिस थिंग आर रिलेटेड टू ब्लॉक लेवल, मतलब ब्लॉक एरो फंक्शन. ओके, सो हियर राइट नाउ अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे. तो सिंपली जैसे मेरा एक एडिशन का फंक्शन है, ओके. तो मैं एडिशन का फंक्शन बनाने के लिए मैं num1 कॉमा num2 ये दो वेरिएबल मुझे पैरामीटर मैंने डिक्लेयर किए हैं यहाँ पे एरो, और इसको यहाँ पे बॉडी होती है और यहाँ पे सेमीकोलन. तो ये है बॉडी आपकी, इसी को कहा जाता है ब्लॉक, और इसके अंदर कोड लिख सकते हो. तो मैं num1 प्लस num2 इस तरीके से मैंने एडिशन किया, लेकिन इसका रिजल्ट ये ऑटोमेटिकली रिटर्न नहीं करेगा, मुझे ऐसा एक्सप्लिसिटली रिटर्न लिखना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है. अब ये एरर दे रहा है, इसको एरर एलिमिनेट करने के लिए हम कांस्टेंट और वेरिएबल के अंदर इसको रखेंगे वेरिएबल इक्वल टू, ठीक है. तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो ये आपका ब्लॉक एरो फंक्शन है, मतलब इसको बॉडी है इस तरीके की. और यहाँ पे आपको रिटर्न करने के लिए यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, जो रिटर्न करना है आप कर सकते हो, ठीक है. तो दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज नथिंग बट एज अ ब्लॉक एरो फंक्शन. ओके, फिर रेस्ट ऑफ द थिंग इज सेम. तो मैं इसको अभी कॉल करना चाहूँगा. तो कांस्टेंट रिजल्ट इज इक्वल टू एडिशन फंक्शन पास किया 40,50 इसको पास कर देंगे आर्गुमेंट, ठीक है. अब जैसे भी ये फंक्शन कॉल होगा ऑटोमेटिकली कॉल होगा, इट विल रिटर्न रिजल्ट, जो रिजल्ट आएगा रिजल्ट के अंदर, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट इस तरीके से, ठीक है. तो इस तरीके से ये हमारा एरो फंक्शन बनाया हमने और इसको कॉल किया है. तो राइट नाउ चलो चेक करते हैं. सो हियर आउटपुट इज अ 90, ठीक है. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ब्लॉक एरो फंक्शन लिख सकते हो. बाकी रूल से मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस हटाना है, तो ये की पैरामीटर होना चाहिए. सो दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज नथिंग बट द ब्लॉक लेवल. अभी चलो मैं इसको फिर से यहाँ पर चेक करके देखता हूँ, इसको हम सेल्फ कॉलिंग ये एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है. तो मैं इसको सेल्फ कॉलिंग रन कर रहा हूँ. सो वेदर इट इज़ एक्सेप्टेबल और नॉट, या तो अभी एक्सेप्ट कर रहा है. तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है एरो फंक्शन, ब्लॉक लेवल एरो फंक्शन, उसको आप सेल्फ कॉल भी कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है. अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग वेलकम इन एरो फंक्शन, वेलकम इन ब्लॉक एरो फंक्शन. ओके,
तो इसको मैंने लिखा है, तो ये हमारा एरो फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक। इसको हमने किसी वेरिएबल के अंदर नहीं रखा है, ब्रैकेट के अंदर रखा है और इसको इस तरीके से कॉल किया है। आर्गुमेंट पास नहीं किया हमने, करना है तो कर भी सकते हो 20,50। और जैसे भी मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, तो ये फंक्शन कॉल हो चुका है और वेलकम इन ब्लैक एरो फंक्शन। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि मॉडर्न ब्राउज़र जो आए हैं उन्होंने एक कंडीशन है, जो भी फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट होता है एरो फंक्शन के अंदर, उसको आप सेल्फ कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो यही कंक्लूजन निकलता है। तो इस तरीके से आप सेल्फ कॉल कर सकते हो ब्लॉक एरो फंक्शन को इस तरीके से। ओके, और ये जो रिटर्न स्टेटमेंट उसके अंदर हमने लिखा है, अगर मैं रिटर्न नहीं लिखता हूँ फिर भी देखेंगे कॉल होता है या नहीं होता है। फिर भी हो रहा है, तो पिछली बार तो नहीं हो रहा था, अभी तो हो रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। लेकिन पिछली बार तो हमने कोड किया था, है ना। अब मान लो कि मैं इसको फिर से हटा देता हूँ, पैरेंथेसिस निकाल देता हूँ इसके, और इस ये जो स्टेटमेंट है इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ पे, और ये रन होता है कि नहीं देखेंगे। स्टिल इट इज़ अ वर्किंग। अब पता नहीं ये क्या है, फिर पिछली बार भी ऐसा ही किया था ना हमने। देखो यहाँ पे ये एरो फंक्शन है। अब हमने इसको सिंगल लाइन में लिखेंगे, सिंगल लाइन में लिखने के बाद क्या होता है देखेंगे इस तरीके से। तो अभी शायद ये फिर भी वर्क हो रहा है, तो आई डोंट नो व्हाट हैपन इज देयर। अगर पैरामीटर में निकालता हूँ इसके पैरेंथेसिस, तो देखते हैं क्या होता है। स्टिल इट इज़ वर्किंग। ठीक है, नो वरी, हम इसको कॉल कर सकते हैं सेल्फ कॉलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा था, अभी एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, नो वरी। ओके, सो दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ द ब्लॉक एरो फंक्शन। ठीक है, तो ब्लैक एरो फंक्शन में आप इस तरीके का एरो फंक्शन बना सकते हो और उसके अंदर आपको रिटर्न करना है, रिटर्न कर सकते हो। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप रिटर्न करने की, आप नहीं भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। console.log और यहीं पे आप उसका रिजल्ट प्रिंट कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो रिटर्न करना ज़रूरी नहीं है, और रिटर्न नहीं है तो फिर इस किसी के अंदर ये नहीं आएगा, और सिर्फ हम इसको इस तरीके से फंक्शन को कॉल कर देंगे, एडिशन को। ओके, तो दिस इज हाउ योर एरो फंक्शन इज वर्क, ब्लॉक एरो फंक्शन। सो आउटपुट इज अ 90 हियर। ठीक है, अगर मैं इसको 50 पास कर देता हूँ, 50-50, तो इट शुड बी द 100। ओके, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, एरो फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, इनलाइन एरो फंक्शन एंड ब्लॉक लेवल एरो फंक्शन। So there is a syntax inline and in block arrow function. These things are completed, and now this is also completed. Okay, अभी किसको दिक्कत है एरो फंक्शन में? यस, प्लीज टेल मी। समझ में आया है? आप किसी को कोई क्वेश्चन है, प्लीज लेट मी नो, क्योंकि ये हमारा रिपीट हो रहा है पॉइंट, पहले भी ये हो चुका है। तो ऑनेस्टली बताओ, इज इज अंडरस्टँडेबल और नॉट? सर थोडं कन्फ्युजन आहे, म्हणजे पहिले रन का नाही झालं आणि आता रन का होतंय म्हणजे रन का नाही झालं दॅट्स नॉट मॅटर, कॉन्सेप्ट समजला का, दॅट्स अ मॅटर. ओके, ती रन का नाही झालं त्याच्यावर फोकस नका करू. ओके, फोकस म्हणजे त्याच्यावर नका करू, तुम्हाला कोडिंग शिकायचं आहे, मग ती कोडिंग नोटपॅडवर करा का रन करा का नाही करा, ती कोड कसा वर्क होतो, कन्सेप्ट काय, दॅट्स इम्पॉर्टंट. ठीक आहे, ते कन्फ्युजन सोडून दुसरं काय आहे का, ते तर मला बी कन्फ्युजन आहे, मी पण कन्फ्युज आहे, असं का करते तो. ठीक आहे, बट इट्स ओके, पण कॉन्सेप्ट इज सेम आहे. ठीक आहे, कॉन्सेप्ट काय आहे हे कळालं का, एरो फंक्शन काय हे समजलं का तुम्हाला, कसं वर्क होतं, चांगल्या प्रकारे समजलं. कारण परत परत तुम्हाला आता पहिल्या वेळेस शिकवलं, तुम्ही हो म्हटले, परत म्हणतात तुम्हाला समजलं नाही, म्हणजे तुम्ही स्वतःच कन्फ्यूज आहेत की तुम्हाला काय कळतंय काय नाही, तर समोर कसं समजणार. म्हणजे बघा, मेन थिंग इज वॉट एवर विल बी दॅट, यू हॅव टू क्लिअर युअर डाउट्स. नो बडी केअर अबाउट युअर करिअर, कोणाला काही घेणं नाही आहे की तुम्ही पुढे गेलात, नोकरी लागली, कोणाला घंटा फरक पडणार नाही तुमचं काय झालं ते. सो तुमची काळजी तुम्हाला पाहिजे, तुम्हाला येत नाही तर सॉल्व करून घ्या, काही घेणं नाही. इन्स्टिट्यूटचा तुमचा संबंध, समजा क्लास संपला, सिलेबस संपत झाला की इन्स्टिट्यूट तुम्हाला विचारणार पण नाही, तुम्ही पण त्याला विचारणार नाही. ओके, पण आपण तसं नाही करत, आपण मुलांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असतो, मुलांच्या भविष्याबद्दल विचार करतो. बट आम्ही काळजी करण्यापेक्षा तुम्ही स्वतः तुमची काळजी करा. ठीक आहे, त्यामुळे तुमचे डाऊट्स वगैरे विचार करून घ्या, कोणाची वेट नका करू, आपापल्या सारी गोष्टी क्लिअर करा आणि पुढे जायचं बघा. ठीक आहे,
so this is about the arrow function. Okay, so did you understand the concept? Because पुढले जो point है आगे के इसी concept के ऊपर depend है. अगर arrow function समझ में आया तो आगे के point अभी काम करेंगे, otherwise नहीं काम करेंगे. Okay, so can I decide it is totally understandable? Yes. यस सर। Okay. Yes, sir. ओके गुड। तो अभी इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, ठीक है। तो चलो अभी ये पॉइंट कंप्लीट हो गए। ये इम्प्लिसिट रिटर्न ये भी कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इम्प्लिसिट रिटर्न करता है, हमने देखा है नो दिस बाइंडिंग। अब ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एरो फंक्शन नो दिस बाइंडिंग। ओके, सो नॉर्मली क्या होता है कि जो भी फंक्शन होता है, अब दो चीज़ें होती है, ठीक है। अब दो चीज़ें होती है, एक होता है फंक्शन, नंबर वन फंक्शन, ठीक है, और उसी के कंपेयर में दूसरी होती है मेथड। अब क्या, कैन यू टेल मी व्हाट इज मीन बाय फंक्शन एंड व्हाट इज मीन बाय मेथड? कोई बता सकता है ये मेथड क्या है और फंक्शन क्या है? आपने बहुत बार यूज किया है। Function is a block of Yes. code that can be used repeated. ओके, और मेथड? यही तो गेम है ना। Sir, method is a way of doing it, like in which way we can do it, a particular way. फंक्शन? Function is a block of code which we can use repeatedly in different codes or different. अगर मुझे मेथड लिखना है, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन लिखना है, तो कोई अलग तरीका है या सेम तरीका है? फंक्शन लिहिण्यासाठी फंक्शन कीवर्डचा यूज करतो आपण। मेथडसाठी? यही तो क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि उफ्स पढ़ते हो, चीज़ें पढ़ते हो, इंटरव्यूअर आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, तो क्या करोगे उस टाइम? बिकॉज ऑफ वाई इस तरह के क्वेश्चन अगर पढ़ते हो तो इट मीन्स व्हाट योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, अदरवाइज नॉट क्लियर। So listen to me, the one thing is that there is only code snipped, a second thing is the concepts. So ChatGPT also telling that मैंने ChatGPT को क्वेश्चन पूछा कि यार आप सब कुछ कोड लिख के दे रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन फिर हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, या फिर हमें उसमें एक मास्टर बनने की क्या ज़रूरत है? तो ChatGPT का यही आंसर था कि सिर्फ कोडिंग से काम नहीं चलता, यू हैव द कॉन्सेप्ट्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ओके, तो अगर आपको एआई के ज़माने में काम म्हणजे चलना है तो यू शुड क्लियर योर कॉन्सेप्ट फर्स्ट, सेकंड डेवलप योर क्रिटिकल थिंकिंग, एंड थर्ड टू गेट वर्क डन फ्रॉम द एआई। सो दिस थिंग्स यू शुड हैव टू डू। तो इसका एक प्रॉपर एग्जांपल ये है कि कितना भी एआई अगर मार्केट में आता है तो एआई क्या है, ऑटोमेट काम करता है। तो जैसे बैंक के अंदर कैशियर होता है, कैशियर क्या करता है, बड़ी अमाउंट है तो मशीन से भी उसको काउंट करता है और हाथ से भी काउंट करता है। फिर वो मशीन का क्या मतलब है, मशीन का बेनिफिट मतलब क्या होता है? क्योंकि वो दोनों ही तरीके से काम कर रहा है, हाथ से भी काम कर रहा है और मशीन से। तो हाथ से इसलिए चेक करता है कि पहले मशीन में चेक करता है और फिर हाथ से चेक करता है, तो इट मेकिंग ए श्योर वेदर अमाउंट इज करेक्ट और नॉट, और वेदर द मशीन इज काउंटिंग दिस मशीन इज हैव एक्यूरेसी और नॉट। तो सेम थिंग इन एआई कितना भी डेवलप हुआ है, लेकिन एआई ने जो काम किया है वो सही है गलत है ये हमें ही चेक करना है। जो उसने कोड दिया है दैट कोड फिट अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, ये हमें ही चेक करना है। उसके लिए आपको 80% नॉलेज होना ज़रूरी है, फिर आप 20% एआई से काम करवा के ले सकते हो, ठीक है। सो दैट्स वाई यू नीड टू क्लियर योर डाउट्स एंड थिंग्स। इवन एआई कितना भी आए आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क तभी पड़ेगा जब आपको कुछ नहीं आता है, तब जाके फिर ये आपको मार देगा। तो एआई को समझने के लिए आपको पहले अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है और फिर एआई से काम करवा के लेना ज़रूरी है, ठीक है। सो बैक टू द पॉइंट, फंक्शन एंड मेथड इज दैट। चॅट जीपीटी वर आपण एखादा क्वेश्चन सर्च केलाय त्याचा आन्सर चुकीचं पण असू शकतं ना, असं नाही की यस, करेक्ट आंसर may have the wrong, but maximum time is depend on the what kind of prompt you are giving to them. Okay, because this is a मशीनला काही कळत नाही, ठीक आहे। तुम्ही जे कधी मिस्टेक केली की तर ती त्याप्रमाणेच उत्तर देणार।
But whatever thing the AI given to you, whether it is a correct or it is a best suited for your requirement, is there also the need to verify that thing. तो आपको फिर आपका माइंड चलाना पड़ता है. दैट्स वाई द नारायण मूर्ति सेड द ह्यूमन माइंड इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट. उसके बढ़िया कोई इंस्ट्रूमेंट हो ही नहीं सकता. कोई AI आए या कुछ भी आए, यू कैन यूज AI एज अ टूल, एज अ बेस, एज अ रिसोर्स टू कंप्लीट योर टास्क, बट AI can't replace you until and unless you should have the good knowledge, otherwise AI will replace you. Okay, so this thing is a इम्पोर्टेंट. सो बोलने के लिए बहुत कुछ है, सो हमें काम पे फोकस करना है. ठीक है. सो राइट नाउ अभी हम इसका डिफरेंस देखेंगे. सो किसी को पता है क्या है फंक्शन एंड मेथड? तो देखो, फंक्शन एंड मेथड बोथ आर द सेम, बोथ आर द सेम. ठीक है. अब इसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट कहाँ पे होता है कि मान लो फंक्शन जो होता है वो सिंगल होता है, और जैसे हम मान सकते हैं मेथड जो होती है वो मैरिड होती है. ओके, मतलब दोनों भी फंक्शन है, लेकिन फंक्शन मतलब क्या होता है कि इट इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड, टेक्निकली ब्लॉक ऑफ कोड, उसके अंदर हम कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं. तो जैसे मान लो ये मेरा एक फंक्शन है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज अ फंक्शन. ओके, अब फंक्शन और मेथड बोथ आर द सेम, बट कॉन्सेप्चुअल उसका डिफरेंस है, और थोड़ा डिफरेंस है, मैं आपको बताऊंगा. उसी के ऊपर ही दिस का कॉन्सेप्ट है. दिस को अच्छी तरह से पढ़ना है तो आपको इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना ज़रूरी होता है. अब ये जो आपका फंक्शन है, फंक्शन का नाम है मान लो कि डेमो, ये मेरा फंक्शन है. ठीक है. या फिर ग्रीटिंग, ये मेरा ग्रीटिंग फंक्शन है. अब ये फंक्शन मैंने बनाया है console.log, वेलकम, वेलकम इन अ कोड लाइन्स. ठीक है. सो दीज आर द माई फंक्शन. अब मेथड लिखो बोलो तो आप ये ऐसे ही लिखोगे ना. मेथड का नेम है मान लो कि डेमो मान लो. ठीक है. दिस इज अ मेथड, वेलकम इन मेथड. चलो ऐसे लिखते हैं हम इसको, मेथड एंड वेलकम इन अ फंक्शन. ठीक है. अब यहाँ पे आप इसको मेथड और फंक्शन यहाँ पे तो दोनों सेम तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. अभी फ़र्क क्या होता है? फंक्शन जो होता है, फंक्शन होता है सिंगल, मतलब फंक्शन जो होता है वो सिंगल होता है, वो अपनी खुद की मर्जी से चलता है. मतलब उसको जब मुझे कॉल करना है इस फंक्शन को, तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, ग्रीटिंग फंक्शन को कॉल करूँगा इस तरीके से. तो इसको किसी का प्रेशर नहीं है, ये खुद आलो नहीं है. मतलब इसको हम उसी के नाम से कॉल कर सकते हैं, ये किसी के साथ बंधा हुआ नहीं है. ओके, इस तरीके का जो भी होता है उसी को फंक्शन बोला जाता है. ठीक है. अब जब बात आती है मेथड की, इसको मैरिड मैंने जस्ट इस फॉर जोक मजाक के लिए बोला है, ऐसा मत लिखो एग्जाम में मेथड और मैरिड. मेथड मैरिड का मतलब ये होता है कि हम दो कपल्स एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं ताकि वो एक दूसरे के बजाय कुछ कर नहीं सकते, डिसीजन लेना या कुछ भी करना. तो वैसे जो मेथड होती है, मेथड का मतलब ये होता है कि मेथड इज रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट. ओके. सो एक ऑब्जेक्ट की दो ही चीज़ें होती है, एक होती है उसका डेटा और दूसरी चीज़ की वो ऑब्जेक्ट क्या एक्शन परफॉर्म करता है. ठीक है. तो ऑब्जेक्ट क्या क्या एक्शन परफॉर्म करता है, इसी को कहा जाता है उसकी मेथड. ऑब्जेक्ट की मेथड कहा जाता है. तो जैसे कि मान लो मेरे पास एक एम्प्लॉय है. ठीक है. तो एम्प्लॉय क्या करता है, एम्प्लॉय वर्क करता है. उसके बाद एम्प्लॉय क्या करता है, एम्प्लॉय स्लीप करता है, सोता है. तो दीज आर द एक्शन हु परफॉर्म बाय द एम्प्लॉय. एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है और ये उसकी एक्शंस है. तो एक ऑब्जेक्ट की जो भी ऑब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है उसी को मेथड कहा जाता है. ओके. और ये मेथड जो है ये फंक्शन ही होते हैं, लेकिन इस फंक्शन को ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड होता है. मतलब ये फंक्शन ऑब्जेक्ट के फंक्शन होते हैं. ओके. मतलब ऑब्जेक्ट ये एक्शन को परफॉर्म करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मेथड. अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए कि मुझे मेथड और फंक्शन बना के दिखाओ, तो आप इस तरीके से दोनों भी सेम कंसिडर करोगे. नहीं, मेथड का मतलब है आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है. यहाँ पे ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, यहाँ पे कांस्टेंट EMP एम्प्लॉई ये ऑब्जेक्ट है, उसका एक नेम प्रॉपर्टी है यहाँ पे, जैसे नेम है राजू, एंड उसकी मेथड है एम्प्लॉय कैन वर्क. दिस तरीके से दीज आर द मेथड. सो console.log, this dot name
plus is working. ओके, सो इन दिस इस टाइम में क्या हुआ है, ये क्या हुआ है आपका फंक्शन है, फंक्शन है सेम। आप बोलोगे यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड नहीं लगा है इसलिए आप इसको मेथड बोल रहे हो, नहीं, फंक्शन कीवर्ड का इसमें कोई ये नहीं है। चाहे आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे इज इक्वल टू इस तरीके से फंक्शन एक्सप्रेशन, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। ओके, इस तरीके से तो वर्ब प्रॉपर्टी और इसके अंदर आपने फंक्शन रखा है, इस तरीके से भी लिखिए तो ये फंक्शन नहीं, ये मेथड बन चुकी है। अब अगर ये अलोन होता, मतलब इसके बाहर होता, ये सिंगल, इसके बाहर होता, सिंगल होता, तो ये फंक्शन बनता है, क्योंकि इसको कॉल करना है तो इसके नेम से हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर ये फंक्शन है, और ये ऑब्जेक्ट का ये क्या है, मेथड है, सॉरी। ओके, मतलब ऑब्जेक्ट क्या टास्क करता है, वर्क करता है, तो वर्क क्या हो गया, उसका मेथड हो गया। ठीक है, तो मेथड मतलब इट्स रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के फंक्शन जो होते हैं उसी को मेथड कहा जाता है। अब मुझे इसको कॉल करना है तो मैं डायरेक्ट वर्क को कॉल नहीं कर सकता, ऐसा क्यों, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल किया जाता है, EMP, दैट्स व्हाई इट इज अ मैरिड, मतलब ये ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल होता है, खुद कॉल नहीं होता है, सेपरेट नहीं है। लेकिन फंक्शन के केस में ये सेपरेट है, ये खुद फंक्शन का नाम से आप कॉल कर सकते हैं, इसको किसी की ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ फंक्शन। बट बात आती है मेथड की, तो मेथड को ऑब्जेक्ट के जरिए कॉल किया जाता है, मतलब आपको मेथड कॉल करनी है तो मेथड इज ऑलवेज एसोसिएट विद द ऑब्जेक्ट। ओके, सो दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ अ मेथड एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब और एक कॉन्सेप्ट आपको पूछा जाता है, व्हाट इज मीन बाय बिहेवियर। बिहेवियर, आप क्या बोलोगे, ये वर्ड सुना है आपने, ऑब्जेक्ट का बिहेवियर ऐसा होता है, बिहेवियर ऑफ मेथड ऐसा ऐसा वैसा बहुत कुछ बोला जाता है। व्हाट इज मीन बाय द बिहेवियर, कभी सोचा है? आपको इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर अच्छा इंटरव्यू अच्छा दे रहे हो आप, और बट ये फ्रेशर लेवल पे नहीं पूछा जाएगा आपको, मैक्सिमम 10 ईयर के आगे पूछा जाएगा, 10 ईयर तक। तो बिहेवियर का मतलब ये होता है कि मान लो एक एम्प्लॉय है, वो क्या क्या काम करता है, वर्क करता है, जैसे कि 1 इट कैन वर्क, नंबर 2 इट कैन स्लीप, नंबर 3 इट कैन ईट, तो खाना खाता है। अब ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज अ मेथड्स, मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फंक्शन नहीं कहा जाता, क्योंकि ये फंक्शन ही होते हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट की बिलोंग करते हैं, इसलिए ये मेथड, क्योंकि इसको हम ऑब्जेक्ट का यूज करके कॉल कर सकते हैं, खुद नहीं कॉल कर सकते। दीज आर द मेथड। ठीक है, तो ये 3 मेथड है। अब ये तीन ही मेथड का मिलके क्या होता है, ऑब्जेक्ट का बिहेवियर बनता है। ऑब्जेक्ट का बिहेवियर मतलब क्या, कि उसके अंदर कितनी मेथड है, सारी मेथड एक साथ मिलके वो हो गया उसका बिहेवियर। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट एक्चुअली। ठीक है, सो बैक टू द पॉइंट, अभी हम देखना चाहते थे ये कॉन्सेप्ट, इसलिए ये हमने देखा कि नो दिस बाइंडिंग। ठीक है, अब दिस बाइंडिंग का मतलब ये क्या होता है, सबसे पहले हम दिस को समझेंगे और दिस बाइंडिंग को समझेंगे, और फिर एरो फंक्शन दिस बाइंडिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लो मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन जैसे फंक्शन का नाम है डेमो। अब ये फंक्शन है, ठीक है, अब ये फंक्शन को मुझे कॉल करना है, तो मैं क्या करूँगा, डेमो इस तरीके से कॉल करूँगा। ठीक है, अब ये फंक्शन को मैंने कॉल किया है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट इज ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज, मतलब यहाँ पे विदाउट ऑब्जेक्ट कुछ होता ही नहीं है, यहाँ पे एवरीवेयर इज ऑब्जेक्ट। फिर आप बोलोगे कि सर ये डेमो फंक्शन क्यों है, ये तो मेथड है। यस, इट इज़ नॉट अ फंक्शन, इज अ मेथड है, लेकिन ये इम्प्लिसिटली मेथड है, लेकिन एक्सप्लिसिटली फंक्शन है। क्यों, क्योंकि हम इसको इस तरीके से अगर लिखेंगे, और इसके अंदर अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा दिस, तो आउटपुट क्या आता है देखेंगे हम। तो यहाँ पे आया है विंडो। अब ये क्यों हुआ है भाई, ऐसा क्यों हुआ है, अगर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बेस, मतलब यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग इन अ फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बेस है, मतलब सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है यहाँ पे। ओके, तो अगर हम फंक्शन इस तरीके से बनाते भी है, इस फंक्शन को कॉल भी करते हैं सेपरेटली, उसका नेम लेके हम यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को इन्वॉल्व नहीं कर रहे,
इसको हम फंक्शन बोल रहे हैं, बट ये भी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत है हमारी, इसको फंक्शन जब बोल रहे हैं हम, बट ये फंक्शन है ही नहीं, ये तो मेथड है। क्यों? क्योंकि हमने इसको साबित कर दिया यहाँ पे कि हमने यहाँ पे इसके अंदर दिस को प्रिंट किया है। अब इसका दिस का मतलब क्या होता है? देखो, दिस का मतलब ये होता है कि इस मेथड को जो कोई ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है वो ऑब्जेक्ट का मतलब दिस होता है। अगर आप किसी फंक्शन के अंदर दिस का इस्तेमाल करते हो तो इस मेथड को जो कोई कॉल कर रहा है जिसके थ्रू, वो एंटिटी मतलब ये दिस होती है। मतलब ये डेमो में फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, लेकिन डेमो कॉल हो रहा है फंक्शन, लेकिन दिस अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो मतलब इसको कौन कॉल कर रहा है? विंडो ऑब्जेक्ट। दिस इज अ विंडो ऑब्जेक्ट। मतलब इम्प्लिसिटली ये कैसा हो रहा है? विंडो डॉट दिस। और जैसे भी इस फंक्शन को कॉल कौन कर रहा है? विंडो ऑब्जेक्ट। तो फंक्शन जैसे भी कॉल होगा उसके अंदर हम दिस यूज करेंगे, तो ये दिस का मतलब ये जिसको वो कॉल कर रहा है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन के अंदर हम दिस यूज करें, मतलब क्या होता है कि उस फंक्शन को कॉल करने वाला व्यक्ति जो है वही होता है दिस। तो यहाँ पे हमने विंडो लिखा ही नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट डेमो फंक्शन इस तरीके से कॉल किया है, फिर भी दिस का वैल्यू वो विंडो ऑब्जेक्ट क्यों दिखा रहा है? मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी हम लिखते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर, जो ग्लोबल स्कोप होता है, ग्लोबल, वो ऑलवेज क्या होता है? विंडो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो विंडो ऑब्जेक्ट मतलब साफ है, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कोड कर रहे हैं और दैट इज अ फंक्शन या कुछ भी कर रहे, तो दिस इज ऑलवेज मेथड नॉट अ फंक्शन। बट अगर ये कॉन्सेप्ट अगर हम इंटरव्यू में बोलेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका नॉलेज वही लेवल तक है कि वो उसके हिसाब से जज करेगा आपको। वो बोलेगा यार नहीं, ये बंदा गलत बोल रहा है, बिकॉज ही हैज़ अ पावर टू रिजेक्ट यू। तो चल रहा है तो वैसे चलने दो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, पास हो जाओ। जो सबके दिमाग में जो बातें समझ में आती है उसी को रेफर करो। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे हम बोलते हैं मोबाइल। अब मोबाइल कंपनी क्या बोलती है? मोबाइल मोबाइल। लेकिन मोबाइल का मतलब सबको पता है, इस फ़ोन जिससे हम कॉल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। फिर इसको मोबाइल क्यों बोला जाता है? इसको तो सेल फोन बोलते हैं, फिर कंपनी इसको मोबाइल क्यों बोल रही है? क्यों? क्योंकि मोबाइल का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ एक जगह पे फिक्स नहीं है, उसको हम कहीं पर भी किस तरीके से मूवेबल यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ को हम मोबाइल बोलते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल मतलब क्या है? ऐसा कोई है ये कि ऑटो एंड मोबाइल है, दोनों से बन गया ऑटोमोबाइल? ऑटोमोबाइल मीन्स ऑटोमेटिक मूवेबल थिंग्स, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोमोबाइल। तो जैसे मोबाइल जो होता है हमारा, ये मोबाइल जो है ये मूवेबल थिंग्स होती है। लेकिन मोबाइल बोले तो सब बोलते हैं दिस इज अ मोबाइल। कंपनी भी यही बोलती है, मोबाइल कंपनी वाले भी यही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को इसी भाषा में समझ में आता है। अगर सेलफोन बोलोगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आपको कितना भी बड़ा नॉलेज है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको जो लोग जज करने वाले हैं उनके भी दिमाग में आपकी बात आनी चाहिए। इसलिए जो स्टैंडर्ड होता है कि 10 लोग बोलते हैं कि बैल दूध देता है, तो देता है भाई। अगर नहीं भी देता है तो क्योंकि क्वांटिटी 10 लोगों की है ना, मेजोरिटी 10 लोगों की है। अगर आपको उनके अंदर जाना है तो 10 लोग बोले कि देता है तो देता है। तो सेम थिंग इंटरव्यू में भी होती है ऐसी। मैंने 200+ इंटरव्यू लिए हैं एम्फेसिस में, तो मुझे पता है कि किस तरीके से चीज़ें होती है। तो इट्स डिपेंड ऑन इंटरव्यूअर, ओके, बिकॉज ही हैज़ द पावर टू सेलेक्ट एंड रिजेक्ट द कैंडिडेट, ओके। बट ज़रूरी नहीं कि आप इंटरव्यू में फेल होते हो इसका मतलब यू डोंट हैव द नॉलेज और स्किल, ओके। बट प्रॉब्लम इज दैट कि राइट पर्सन के पास आप नहीं गए। तो इस तरीके की चीज़ें होती रहती है, ठीक है। सो राइट नाउ हियर बैक टू द पॉइंट, डेमो। अब ये डेमो जो है ये कॉल किया हमने इस फंक्शन को, बट ये इसके अंदर दिस का मतलब क्या हुआ है कि डेमो को कोई तो भी ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है और वो ऑब्जेक्ट ही मतलब दिस। तो यहाँ पे आउटपुट अगर हम देखते हैं तो ये है विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसी को हम दिस कहा जाता है। अब पाइथन में एक मैजिक क्या है पता है क्या? पाइथन में ऐसा लिखा जाता है, डेफ, आपने कोड देखा होगा, जैसे मानो फंक्शन है इस तरीके से फंक्शन, और इस तरीके से लिखा होता है पाइथन के अंदर। और पाइथन के अंदर यहाँ पे कंपलसरी एक सेल्फ ऑब्जेक्ट देते हैं, ठीक है। तो सेल्फ की जगह कोई भी वेरिएबल लिखा जाता है, और जैसे भी इस फंक्शन को कॉल किया जाता है डेमो, तो यहाँ पे हम कुछ पास नहीं करते, लेकिन यहाँ पे सेल्फ एक पैरामीटर देना ही पड़ता है। ऐसा क्यों? कि पाइथन के अंदर क्या है कि कोई भी फंक्शन को एक पैरामीटर चाहिए। मतलब ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है
ये किसी न किसी ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट का यूज होकर कॉल हो रहा है, और वही ऑब्जेक्ट इम्प्लिसिटली पास होता है सेल्फ को, और सेल्फ ही उसके अंदर बनता है दिस। ओके, सो दीज आर द कॉन्सेप्ट पाइथन का इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सेल्फ ऑब्जेक्ट नहीं है जो दिस को इम्प्लिसिटली रेफर करे, डायरेक्टली आप इसको दिस यूज कर सकते हो। पाइथन के अंदर दिस यूज करना है तो सेल्फ को यूज करना पड़ेगा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे दिस जो है, दिस का यही मतलब होता है कि जो फंक्शन आप कॉल करने जा रहे हो उसको किस ऑब्जेक्ट से कॉल हो रहा है, वही ऑब्जेक्ट मतलब दिस, खत्म। तो इम्प्लिसिटली दिस इस तरह से काम करता है, ठीक है। तो राइट नाउ बैक टू द पॉइंट, आवर पॉइंट इज अ नो दिस बाइंडिंग। अब नो दिस बाइंडिंग का मतलब क्या है? अब चलो मान लो कि यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ मैं, फंक्शन ऑब्जेक्ट का एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है। या फिर इसका लेता हूँ सिंपली, आपने जैसे लिया था फंक्शन डेमो console.log दिस, ठीक है। तो सेम हेयर जो फंक्शन हमने लिखा था इस तरीके से। अब ये जो फंक्शन है हमारा, अब इस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, उसके अंदर दिस लिख रहा हूँ, तो इतना तो पता है। तो यहाँ पे दिस की वैल्यू क्या आ चुकी है, यहाँ पे विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस फंक्शन को जो ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है वो ऑब्जेक्ट दिस से बाइंड हो रहा है। मतलब जिस फंक्शन से ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं वही ऑब्जेक्ट जो है दिस से बाइंड हो रहा है, इसलिए हम उसको फंक्शन के अंदर उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ दिस बाइंडिंग, इसी को बोला जाता है दिस बाइंडिंग। अब एरो फंक्शन के अंदर दिस बाइंडिंग नहीं है। मतलब यहाँ पे मैं अगर एरो फंक्शन लिखता हूँ इस तरीके से, जैसे मेरा एरो फंक्शन है, ये मेरा एरो फंक्शन है, और मैं यहाँ पे console.log में प्रिंट करना चाहता हूँ दिस, इसको प्रिंट करूँगा दिस। अब ये मेरा एरो फंक्शन है, और अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कांस्टेंट डेटा नाम से फंक्शन वेरिएबल बनाया है, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करूँगा डेटा, ठीक है, इस तरीके से। तो चलो अब एरो फंक्शन के अंदर दिस का आंसर क्या आता है देखेंगे। ओके, तो इसके अंदर भी दिस का आंसर आया है। अभी ऐसा क्यों हुआ है, यहाँ पे देखो, अभी ये दोनों केस में ये दोनों ही फंक्शन हम डेटा कॉल कर रहे हैं, तो ये इम्प्लिसिटली विंडो ऑब्जेक्ट ही इसको कॉल कर रहा है, इसलिए दिस आया है, ठीक है। तो ये एग्जांपल में तो मैं आपको शो नहीं कर पाऊंगा कि ये किस तरह से हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेंगे इस तरीके से ऑफ अभी आपको अगर एग्जांपल लेना है, ठीक है, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल बन सकता है, क्योंकि मान लो यहाँ पे मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, कांस्टेंट x ये एक ऑब्जेक्ट है, एंड कांस्टेंट y दूसरा एक ऑब्जेक्ट है, ये दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है। अभी मेरे पास x ऑब्जेक्ट है और दूसरा है मेरे पास y ऑब्जेक्ट, ओके। अब हम क्या करेंगे, x ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड बनाएंगे, जैसे कि डेटा नाम से प्रॉपर्टी बनाई, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल फंक्शन लिखेंगे, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल ही बनेगा, उसके सिवा ये डेमोस्ट्रेट नहीं कर सकते हम। console.log दिस इज द नॉर्मल फंक्शन, ओके। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल फंक्शन, ओके। अब जैसे भी मैं इस फंक्शन के अंदर नॉर्मल फंक्शन की वजह मैं इसको कॉल करूँगा दिस, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फंक्शन के अंदर मैंने दिस यूज़ किया है। अभी मुझे इस डेटा फंक्शन को कॉल करना है, तो मैं x ऑब्जेक्ट का सहारा लूँगा, x.data। तो मैंने कॉल किया है x.data, तो मैंने ये x का यूज़ करके डेटा को कॉल किया है। मतलब डेटा के अंदर जो दिस है ये कौन है, ये x है, ठीक है। तो जैसे कि इसकी प्रॉपर्टी मैं लिखता हूँ, नेम आई एम x ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, कॉल कर देता हूँ इस तरीके से, x.data करूँगा, तो डेटा फंक्शन के अंदर दिस यूज़ किया है मैंने, तो ये x ही दिस को बाइंड होगा, और दिस की वैल्यू मतलब ये x पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा, ठीक है। तो इसको रन करेंगे एक बार फिर से,
रन करेंगे तो यहाँ पे आ गया, कौन आ गया, वो खुद ऑब्जेक्ट आ गया जिसने कॉल किया था। तो पहले वाला इसको हटा दे देंगे हम थोड़ा सा। यस, तो क्या प्रिंट हो गया आपका, ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया। कौन सा, ये एक्स ही प्रिंट हो गया। क्यों, क्योंकि फंक्शन के अंदर दिस यूज़ किया है। तो यहाँ पे एक्स, ये दिस का मतलब क्या है, इस डेटा को कौन कॉल कर रहा है, ये एक्स कॉल कर रहा है, तो ये एक्स ही बाइंड हुआ है दिस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये फंक्शन के अंदर दिस बाइंडिंग हो रही है, मतलब जो ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल कर रहा है वही ऑब्जेक्ट दिस के थ्रू हम उस फंक्शन के अंदर प्रिंट कर रहे हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज अ दिस बाइंडिंग। ठीक है, अभी एरो फंक्शन का नाटक देखेंगे किस तरीके से। ठीक है, अब एरो फंक्शन का नाटक इस तरीके से, जैसे मैं देखता हूँ एरो, ये प्रॉपर्टी, और इसके अंदर मैं एरो फंक्शन लिखता हूँ, इसके अंदर एरो फंक्शन में डिफाइन करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे दिस। तो आई थिंक यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एरो फंक्शन लिया है प्रॉपर्टी, और उसके अंदर फंक्शन लिया है। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर दो फंक्शन है हमारे, एक फंक्शन, इसको हमने फंक्शन एक्सप्रेशन यूज़ किया है, सेकंड लिया है प्रॉपर्टी, इसके अंदर एरो फंक्शन बनाया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस एरो फंक्शन को कॉल करूँगा, तो एरो को कॉल करने के लिए एक्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक्स डॉट एरो कॉल कर दिया मैंने। ठीक है, तो अभी आउटपुट क्या आएगा, पहले इसको मैं डिजेबल कर देता हूँ। एरो को कॉल करेंगे तो आउटपुट यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे विंडो ऑब्जेक्ट आया है। अब देखो, ये दोनों ही मेथड है एरो फंक्शन की, डेटा भी एरो फंक्शन का है, मेथड, ये जो डेटा है ये एरो फंक्शन की प्रॉपर्टी है, और ये भी एरो फंक्शन की, सॉरी एक्स ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी डेटा भी है, और एक्स ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी एरो भी है। अगर मैं फंक्शन एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके दिस प्रिंट करता हूँ, और एरो फंक्शन के अंदर भी दिस प्रिंट करता हूँ, और दोनों को भी सेम ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहा हूँ, तो आउटपुट क्या आ रहा है देखो यहाँ पे। तो एरो फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन का आउटपुट वो खुद ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसने फंक्शन को कॉल किया है, और एरो फंक्शन के अंदर दिस का आउटपुट विंडो आ रहा है। अब यही तो मैजिक है एरो फंक्शन के अंदर दिस का। ठीक है, क्योंकि दिस जो होता है एरो फंक्शन का मेन पर्पज इसी के ऊपर है कि दिस कॉन्सेप्ट के ऊपर एरो का डिपेंड है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि जो भी हमारा फंक्शन होता है, चाहे वो फंक्शन एक्सप्रेशन हो या नेम्ड फंक्शन हो, जिसको हम फंक्शन कीवर्ड से डिफाइन करते हैं, उसके अंदर दिस बाइंडिंग होती है। मतलब उसके अंदर जो भी हम दिस यूज करते हैं, वो दिस कौन होता है, उस फंक्शन को जो ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है। ठीक है, लेकिन एरो फंक्शन के अंदर दिस बाइंडिंग नहीं होती है। मतलब यहाँ पे पॉइंट क्या है, नो दिस बाइंडिंग, मतलब एरो फंक्शन के अंदर दिस बाइंडिंग नहीं है। मतलब अगर आप एरो फंक्शन के अंदर दिस भी यूज करते हो, और उसको कोई भी ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, तो ये दिस वो ऑब्जेक्ट कभी नहीं होता। मतलब यहाँ पे एक्स कॉल कर रहा है एरो को, तो नॉर्मली दिस जो है ये एक्स एरो का, ये दिस तो ये एक्स ऑब्जेक्ट होना चाहिए, है ना, जैसे यहाँ पे हो रहा है। लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे विंडो ऑब्जेक्ट आ रहा है। मतलब यहाँ पे एरो फंक्शन के अंदर दिस बाइंडिंग नहीं होती है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट उसको कॉल करने जा रहा है वो ऑब्जेक्ट दिस नहीं होता है। तो फिर दिस क्या होता है, दिस वो होता है जिसके अंदर एरो फंक्शन को लिखा गया है। तो ये कोड हमने किसके अंदर लिखा है, ये ग्लोबल स्कोप है, ये पूरा ग्लोबल स्कोप के अंदर कोड लिखा गया है। और ये ग्लोबल स्कोप मतलब कौन है, विंडो ऑब्जेक्ट। तो वो किसको यूज करेगा, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर वो लिखा गया है वो ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, ना कि जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको कॉल किया गया है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है दिस बाइंडिंग। ओके, तो आर फंक्शन जो भी है इसका पर्पज यही होता है कि मान लो मैक्सिमम इसका पर्पज कॉल बैक के लिए होता है। ठीक है, अब कॉल बैक के लिए पर्पज इसका इसलिए होता है कि मतलब हम किसी एरो फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन को पास करते हैं, तो वो फंक्शन उसके अंदर एरो फंक्शन को कॉल करता है। तो एरो फंक्शन को जिसने कॉल किया है, एरो फंक्शन अंदर जो दिस लिखा है हमने, जिसने कॉल किया है उसको नहीं रेफर करेगा, वो जिसके अंदर लिखा है उसी की प्रॉपर्टी यूज करेगा। और दैट्स द बेस्ट फीचर ऑफ द जावास्क्रिप्ट ऑफ एरो फंक्शन। उसकी वजह से ही हम कॉल बैक का कोड बहुत ट्रस्टेड के साथ कर सकते हैं। अगर कॉल बैक पास करनी है तो एरो फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा आपको। कॉल बैक का भी अगर चाहे तो लेक्चर हम ले लेंगे, कॉल बैक को समझेंगे अच्छे तरीके से। तो एरो फंक्शन डोंट हैव द दिस बाइंडिंग। ठीक है, तो मतलब एरो फंक्शन के अंदर जो दिस होता है
वो दिस उसको कॉल करने वाला ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो एरो फंक्शन जिस ऑब्जेक्ट के अंदर लिखा गया है वो ऑब्जेक्ट वो दिस होता है. So that's the concept of the this binding in arrow function. Understood? समझ में आया कि ये कॉन्सेप्ट? येस सर, बट तुम्ही एक क्वेश्चन टाकला होता त्या दिवशी क्वेश्चन पेपर मध्ये, व्हॉट इज द यूज ऑफ दिस इन व्हाट इज एरो यूज ऑफ फंक्शन. दिस इन एरो फंक्शन? यस. तो एरो फंक्शन का दिस इसलिए होता है कि आपको उसका मतलब इफ यू वांट टू रेफर योर करंट ऑब्जेक्ट, ओके, रादर देन हु कॉलिंग दैट फंक्शन. जैसे कि अभी इसका एग्जांपल देना है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एग्जांपल, क्योंकि क्या होता है कि मान लो ये मेरा क्लास है. चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास एम्प्लॉय. ये मेरा क्लास एम्प्लॉय, ठीक है. इसके अंदर मेथड लिखता हूँ मैं, प्रिंट नाम की मेथड लिखता हूँ इस तरीके से. ओके. अब ये जो मेरी प्रिंट नाम की मेथड है और इसके अंदर मैं कुछ डेटा लिखता हूँ. कोड लेंथ, ठीक है. तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है. अभी मैं यहाँ पे मुझे प्रिंट नाम की मेथड में यहाँ पे क्या करना है, मुझे कॉल करनी है, ठीक है. तो जैसे कि यहाँ पे कांस्टेंट emp इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय. ये ऑब्जेक्ट बन चुका है मेरा, और कंसोल डॉट लॉग करेंगे इसको और emp करेंगे, ठीक है. तो अभी देखेंगे इसका आउटपुट क्या आता है. तो इसका आउटपुट आ चुका है हमारा एम्प्लॉय, ये ऑब्जेक्ट आ चुका है, ठीक है. अभी मान लो कि मुझे मेरा जो ये फंक्शन है प्रिंट फंक्शन, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ, कॉन्स्ट x इज इक्वल टू एरो फंक्शन, ठीक है. और मुझे प्रिंट करना है कंसोल डॉट लॉग, प्रॉपर्टी प्रिंट करनी है नेम. तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा दिस डॉट नेम. ओके, ये हो गया मेरा. अभी हम क्या करेंगे, पहले इसको दिस को प्रिंट करके देखेंगे. तो इसके अंदर ये जो प्रिंट फंक्शन है इसको मैं अभी कॉल करूँगा emp डॉट प्रिंट. ओके. तो ये हमारे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, उसकी ये प्रिंट मेथड कॉल कर दिया हमने, और यहाँ पे एक फंक्शन x है और x को हम इस तरीके से कॉल कर देंगे इसके अंदर. अब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिस का मतलब कोड लेंथ है, ठीक है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये मेरा प्रिंट मेथड है, मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया है. यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बन चुका है और इससे मैंने प्रिंट मेथड कॉल कर दिए, तो प्रिंट मेथड मैंने कॉल किए, ठीक है. अभी ये मैंने जो एरो फंक्शन किसके अंदर लिखा है, प्रिंट मेथड के अंदर लिखा है, और ये जो दिस इसके अंदर है. ओके. तो ये दिस कौन होगा, ये प्रिंट मेथड जिससे कॉल हो रहा है उसी का दिस होगा. ये मतलब सॉरी, ये प्रिंट मेथड किसके अंदर लिखा है हमने, एम्प्लॉय के अंदर, तो ये एम्प्लॉय का ही दिस रेफर करेगा. अगर मैं इस प्रिंट मेथड को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को पास करता हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे मैं और एक ऑब्जेक्ट लिखता हूँ, जैसे कांस्टेंट y इज इक्वल टू, इस तरीके से ये मेरा ऑब्जेक्ट है, और y डॉट नेम इज इक्वल टू, ये मेरी मेथड है प्रिंट, ये मेरी प्रिंट मेथड है इस तरीके से. तो इसका ऑब्जेक्ट है emp डॉट प्रिंट सेमीकोलन, ठीक है. तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा हटाएंगे और प्रिंट मेथड जो है इसको कंसोल डॉट लॉग करेंगे और इसके अंदर दिस प्रिंट करेंगे. ओके. ये एक सिनारियो है, और मैंने इस मेथड को प्रिंट को असाइन किया y ऑब्जेक्ट को. y के अंदर एक वेरिएबल लिखता हूँ नेम, आई एम y ऑब्जेक्ट, आई एम y ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो ये एक y ऑब्जेक्ट दूसरा है, ठीक है. यहाँ पे नेम की बजाय टाइटल लिखेंगे आई एम y ऑब्जेक्ट, और y की नेम प्रॉपर्टी को हमने एम्प्लॉय का प्रिंट फंक्शन दे दिया है, ये फंक्शन, ठीक है. अब हम इस प्रिंट फंक्शन को y की नेम से कॉल करेंगे, y डॉट नेम सेमीकोलन, ठीक है. तो रिफ्रेश. तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आया देखो. सबसे पहले मैं इसको
कंसोल डॉट लॉग कर देगा, इसको हटा दूंगा, यहाँ पे दो आउटपुट आ रहा है ना, ये एम्प्लॉय है, ओके एम्प्लॉय नेम कंसोल डॉट लॉग कितना है, यहाँ पे दो आउटपुट क्यों आ रहा है, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है कंसोल डॉट लॉग दिस, ये कि यहाँ पर है, और दूसरा एम्प्लॉय प्रिंट मेथड कॉल हो चुकी है, और एम्प्लॉय प्रिंट दो मेथड यहाँ पे, दिस मेथड इज कॉल, ठीक है ठीक है। अभी देखो आउटपुट क्या आ चुका है, देखो अभी मेरा ये मेथड है, ये मेथड किसका है, एम्प्लॉय का, उसके अंदर हमने दिस यूज किया है, ठीक है, लेकिन मैंने इस मेथड को पास किया है वाई ऑब्जेक्ट को, और वाई ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने इस मेथड को कॉल किया है प्रिंट मेथड को। तो प्रिंट मेथड का अंदर का दिस कौन रेफर हो रहा है, वाई ऑब्जेक्ट। क्या हो रहा है, मेथड तो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट की है, लेकिन उसको कॉल कर रहे हैं हम वाई ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो वो दिस कौन रेफर कर रहा है, जो उसको कॉल कर रहा है, तो उसको कॉल वाई ऑब्जेक्ट कर रहा है, इसलिए उसके अंदर का दिस कौन है, ये वाई ऑब्जेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर एक प्रॉब्लम होती है, ये सिनारियो में प्रॉब्लम ये होती है कि ये मेथड के अंदर आपने कोड लिखा है, और आप इसी मेथड के अंदर ये जो डेटा है इस करंटली क्लास का, ये डेटा इसी के अंदर अगर यूज कर पा रहे हो, और इस मेथड को अगर आप किसी कॉल एज अ कॉल बैक फंक्शन पास कर रहे हो किसी दूसरे को, जैसे मैंने इसको पास किया है दूसरे ऑब्जेक्ट को, और वहाँ से ये मेथड कॉल होती है, तो उस मेथड के अंदर जो भी प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो वो जो ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है उसकी होती है, ना कि इसके करंट ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पे आपका लॉस होता है, मिसमैच। जैसे देखो मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है, दिस मैंने प्रिंट किया है, तो मैं दिस डॉट नेम प्रिंट करूँगा, तो मेरी ये जो प्रिंट मेथड है ये क्या करेगी, उसी का डेटा प्रिंट करेगी, उसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। और इस मेथड को मैंने पास किया है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को, और दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू उस मेथड को कॉल कर रहा हूँ, तो ये नेम किसका प्रिंट होगा, ये ऑब्जेक्ट का नहीं होगा, जो ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है उसका नेम प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेम की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल सिटी, सिटी पुणे, सिटी पुणे, ठीक है। तो मैंने एक प्रिंट मेथड लिए, उसके अंदर सिटी को प्रिंट किया है, दिस डॉट नेम सॉरी सिटी, उसकी सिटी को प्रिंट किया है, और मैंने इस मेथड को पास किया है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर मैं कॉल करता हूँ तो आपका आउटपुट यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा, अनडिफाइंड। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है भाई, हमारे पास तो सिटी अवेलेबल है डेटा, फिर भी अनडिफाइंड क्यों दे रहे हो तुम। अनडिफाइंड इसलिए दे रहा है कि जो भी फंक्शन होते हैं वो दिस बाइंडिंग होती है, मतलब इसको जो कोई ऑब्जेक्ट कॉल करेगा वो उसी की प्रॉपर्टी कंसिडर करेगा। तो ये प्रिंट फंक्शन मैंने पास किया है किसको, वाई की नेम प्रॉपर्टी को, वाई ऑब्जेक्ट को, और मैं उसको कॉल कर रहा हूँ वाई की वाई ऑब्जेक्ट से, तो ये दिस जो है वो वाई ऑब्जेक्ट है ये, तो ये वाई ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन वाई के अंदर तो सिटी नाम की प्रॉपर्टी है ही नहीं यहाँ पे किधर, तो इसलिए वो क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, ठीक है, मतलब अनडिफाइंड दे रहा है। तो इसका प्रॉब्लम इसलिए होता है कि आपको इस फंक्शन को एज अ कॉल बैक पास करना है किसी दूसरे फंक्शन को, तो वो उसी की प्रॉपर्टी एक्सेस करेगा अगर उसके अंदर दिस लोगे तो। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी कि मुझे इस फंक्शन को तो पास करना है दूसरे फंक्शन को, जब भी वो कॉल करेगा, लेकिन इसके अंदर जो मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा दिस, वो इसी ऑब्जेक्ट की होनी चाहिए, क्लास की। तो इस टाइप का जो भी सिनेरियो होता है उसको हम एरो फंक्शन की तरह सॉल्व करते हैं। अब हम एरो फंक्शन का देखेंगे सिनेरियो। अब एरो फंक्शन के अंदर देखो यहाँ पे, अब हमने क्या किया है, यहाँ पे एरो फंक्शन बनाया है इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे ये प्रिंट मेथड कॉल होगी, तो इस प्रिंट मेथड के अंदर जो धिस है वो धिस कौन सा होगा, और एरो फंक्शन के अंदर भी धिस लिखा है वो कौन सा होगा, अभी हम देखेंगे। सेम सिनेरियो है, और जैसे मैं कॉल करूँगा यहाँ पे, तो एरो फंक्शन के अंदर हमने x को कॉल किया है कंट्रोल धिस, यहाँ पे अनडिफाइंड, ओके। तो हाँ ये सिनेरियो है यहाँ पे, इसके अंदर धिस है और इसका धिस ये इनहेरिट कर रहा है, तो इसको हमें अलग तरीके से प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी इसको, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे x आ जाएगा और x इक्वल टू एरो फंक्शन, इस तरीके से, ठीक है। तो हमने x प्रॉपर्टी लिखी, जैसे सिटी है वैसे x प्रॉपर्टी, इसके अंदर एरो फंक्शन है, इसके अंदर धिस रखा है, और ये प्रिंट है, प्रिंट के अंदर भी क्या किया आपने, धिस रखा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस प्रिंट को पास किया हमने नेम ऑब्जेक्ट को, और प्रिंट को जब कॉल करेंगे तो वो रेफर करेगा न्यू ऑब्जेक्ट जिसको वो पास किया गया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंट के अंदर जो भी हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, जैसे सिटी प्रिंट करना चाहते हैं करंट ऑब्जेक्ट की,
उसकी वैल्यू नहीं आ रही यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ही चेंज हो रहा है, दिस ही चेंज हो रहा है, दिस डॉट सिटी। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा आपका अनडिफाइंड। ठीक है, ये अनडिफाइंड आ रहा है क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है उसको कॉल करने वाला, इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी सिटी नाम की है ही नहीं है। अब दूसरा सिनेरियो यहाँ पे दिस, और ये दिस, इसके अंदर हमने वेरिएबल बनाए। अभी हम क्या करेंगे, इस x को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। ठीक है, तो मान लो कि x को हम एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट से कॉल करते हैं, emp.x, ठीक है, और इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे भी एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ पे x कॉल करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, तो रन करने के बाद देखो यहाँ पे दिस मतलब एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, दैट्स फाइन, इतना तो ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इस x को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को पास करेंगे यहाँ पे। तो इस प्रिंट की जगह क्या करेंगे, emp.x, मतलब अब हम ये जो एरो फंक्शन है इसको किसी दूसरे फंक्शन को, मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट को पास करें और उसके थ्रू हम कॉल कर रहे हैं इस मेथड को। ओके, तो ये दिस, इस केस में ये जो दिस है वो ये y ऑब्जेक्ट रेफर हो रहा था। अब एरो फंक्शन के केस में क्या होता है, देखो ये दिस स्टिल इज एम्प्लॉय, मतलब एरो फंक्शन के अंदर आप कोई भी एरो फंक्शन के अंदर आप दिस यूज करोगे और उसको किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर पास करो, किसी के थ्रू भी अगर कॉल करोगे, तो इसके अंदर का दिस वही होता है जिसके अंदर ये एरो फंक्शन लिखा गया है, ना कि जिसने उसको कॉल किया है। और यही बात होती है कि अगर आपको प्रॉपर्टी यूज़ करना है, मुझे इसी क्लास की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, दिस डॉट सिटी, चाहे इसको कोई भी कॉल करे, बाहर का कोई भी ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल करे, तो मुझे इसकी यही क्लास की प्रॉपर्टी उसके अंदर यूज़ होनी चाहिए, चाहे इसको कोई भी कॉल करे। तो जैसे अब मैं इस फंक्शन को कॉल कौन कर रहा है, ये नेम, क्योंकि मैंने नेम को पास किया है फंक्शन, और जैसे मैं इसको रन करूँगा तो देखो पुणे आ चुका है। सो दिस इज द एग्जैक्टली पर्पज ऑफ द एरो फंक्शन। एरो फंक्शन का दिस बाइंडिंग नहीं है, मतलब जो ऑब्जेक्ट उसको कॉल कर रहा है वो ऑब्जेक्ट उससे बाइंड नहीं होता है, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर वो लिखा गया है वो ऑब्जेक्ट ही वो रेफर करता है। लेकिन नॉर्मल फंक्शन नहीं, ऐसा नहीं करता। नॉर्मल फंक्शन क्या करता है, उसको किसके अंदर लिखा है लेना देना नहीं, उसको कौन कॉल कर रहा है उसी को रेफर करता है। सो दैट्स एक्चुअली कॉन्सेप्ट एरो फंक्शन का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेवलपमेंट करते वक्त हम कॉल बैक पास करते हैं, तो उस कॉल बैक को कोई और कॉल करता है, तो उस टाइम हमें जो फंक्शन लिखा गया है वहाँ पे उसी की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, तो एरो फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, so arrow function is a preferable, that's why this feature is most important for the arrow function. Understood? ये मैं आपको एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको नहीं पढ़ाए थे जाते, क्योंकि ये पढ़ाने के लिए कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होनी चाहिए पहली बात, और सेकंड चीज़ की बच्चे भी बोर होते हैं डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने में, उनको सिंपल चीज़ें चाहिए होती है ताकि वो बच्चे मोटिवेट हो सके और उनको लगता है कि आई कैन डू इट। बट थिंग इज़ डिफरेंट, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। डिफ़िकल्ट ऐसा कुछ नहीं है, अगर समझ में नहीं आया तो डिफ़िकल्ट, समझ आया तो वेरी कूल। ठीक है, सो इस तरीके की चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ द दिस, अंडरस्टूड। तो आई थिंक बहुत टाइम हो गया, मुझे लगता है इट्स इनफ फॉर टुडे। तो आज हमने इतने पॉइंट देखे। इन टुमारो लेक्चर वी विल कवर द रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स हियर, ओके। एंड okay, do you have any question? Okay. No, sir. So No, sir. No, sir. so one more